बसंत का सीज़न आया। बसंत के सीज़न में हमने क्या देखा कि बहुत महंगी गुड्डी बिकी, बहुत महंगी, और जिनके पास पैसे थे उन्होंने खरीदी, बहुत महंगी गुड्डी खरीदी। अब वो क्या हुआ कि वो पैसा वहाँ से फ्लोट किया नीचे, उन्होंने पैसा निकाला है और वो पैसा माड़े आदमी में फ्लोट हुआ है, वो नीचे पूरा मार्केट में फैला है। उसमें जो रक्शे वाला, किराए वाला, आने जाने वाला, बत्तियों वाला, म्यूज़िक वाला, वो इवन चने वाला, इवन जो खाना लगा रहा है, जो केटरिंग कर रहा है, केटरिंग वाला, वो पैसा सब में ट्रांसफ़र हुआ। उसने नीचे फिर जब इन लोगों में गया, अमीरों से पैसा निकल के, तो इन लोगों ने जब अपनी ज़रूरियात की चीज़ें खरीदी, वो और ज़्यादा फ्लोट हुआ। इकॉनमी एकदम से हिल गई थी। बसंत के एक इवेंट से लाहौर शहर के अंदर सिचुएशन बहुत बेहतर हो गई थी। तो ये ऐसे पैसे को तो फ्लोट करना चाहिए ना, आपका ऊपर से पैसा नीचे आना चाहिए, मुल्क के अंदर ही फ्लोट करना चाहिए। वो करता नहीं है इसमें कैपिटलिज्म में। वो क्यों नहीं करता? हमारे पास कोई परफेक्ट कैपिटलिज्म भी भट्ट साहब नहीं है। मैं उसकी वजह बताता हूँ। अमेरिका में, अमेरिकी अगर तारीख देखें ना, तो मैं ये हमेशा आर्ग्यू करता हूँ कि वहाँ पे ये निज़ाम ज़र कैपिटलिज्म जिसको आप कहते हैं, जिस पे अमेरिका पे पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म है, जब स्पेशली जब रशिया और अमेरिका दो ब्लॉक थे तो वो सारे मार्क्सिस्ट थे, ये कैपिटलिस्ट थे, पूरी दुनिया में यही जंग चलती रही तकरीबन, जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं, 40-50 साल। जी है, सही है। अमेरिका के अंदर कैपिटलिज्म का निज़ाम मुकम्मल तौर पे बाद में राइज हुआ और वहाँ पे बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम पहले बना, और ये मैं वसूख से आपको बात कह रहा हूँ। और वो बना दो चीज़ों से। एक, उन्होंने इदारे बनाए, यानी बैंकारी के जितने इदारे हैं, जिसमें उन्होंने फेड बनाया जो उनका सेंट्रल बैंक है, उसके नीचे फिर प्राइवेट कमर्शियल बैंक बने। और दूसरा, उन्होंने इन इदारों के और साथ साथ जो प्राइवेट इदारे थे उनके छोटे छोटे रूल्स बनाए कि किन कवानीन के तहत ये इंस्टीट्यूशंस चलेंगे। ठीक है जी। पाकिस्तान में अब मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। गरीब आदमी की वेजेस इस मुल्क में गिर रही हैं, महंगाई ऊपर जा रही है, लेकिन आपको ये बात पता है कि पाकिस्तान में कोई भी इदारा प्रॉफिट्स जिस दौर में नहीं भी कमाता ना, तो उस दौर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट सिर्फ हमारा बैंकिंग सेक्टर कमाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी सादा सी वजह है, आपने कल अमेरिका में कारोबार शुरू कर रहे हैं या यूरोप के किसी मुल्क में कारोबार शुरू करना है, तो ये तसव्वुर ही नहीं है कि आप अपनी जेब से पैसे लगाएंगे। आपने सिर्फ आइडिया लेके जाना है और दूसरी चीज एफर्ट लेके जानी है। मैं तो गरीब आदमी, मैं तो अपने पैसे ही लगाऊंगा। आपसे मुराद कोई भी पाकिस्तान अगर उसने जाना है तो वो 20-30%, 40% जो भी उस मुल्क के बैंकारी के निज़ाम के कवानीन हैं उसके मुताबिक वो अपनी जेब से लगाएगा। बाकी पैसा वो बैंक से लेगा, लोन लेगा कारोबार करने। उसने गाड़ी खरीदनी है तो उसको मोर्गेज कहते हैं, पूरी दुनिया में मोर्गेज पे गाड़ी खरीद, आप महीने की किस्तें दे रहे हो, गाड़ी की मालकाना हकूक आपके पास है, ये कवानीन बन चुके हैं। लेकिन असद भाई, ये कवानीन हमें गुलाम नहीं बना देते, हम बाउंड हो जाते हैं, चक्की में पिस जाते हैं। अब वो हमसे उस मॉर्गेज के ऊपर एक एक्स्ट्रा पैसे ले रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इंटरेस्ट कहते हैं, जैसे आप कोई सूद कहते हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानों में उसको मुख्तलिफ नाम देते हैं। वो हमसे इंटरेस्ट कमा रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि बैंक हमें कोई अल्लाह वास्ते नहीं दे रहा, बैंक ने हमें पैसा दिया, हमने कमाना है बैंक के लिए। अब अपने लिए तो कमाना ही कमाना है, हमने बैंक के लिए भी कमाना है। लेकिन ज़ोएब भाई, उससे हुआ क्या? मैं आपको आसान चीज़ से जी जी। आपने लेट्स से आप ऐसे आदमी हैं जिसकी आमदन ज़्यादा है और खर्चा कम है। जी ठीक है। आपने ऊपर के पैसे एक बैंक के अंदर जाके सेव कर दिए। जी ठीक है। बैंक ने वही पैसा आगे मेरे जैसे एक गरीब आदमी जिसके ज़हन में आइडिया है, वो मेहनत करना चाहता है, वो या घर खरीदना चाहता है, उसकी इस्तिताअत नहीं है, गाड़ी लेना चाहता है, उसकी इस्तिताअत नहीं है, या वो कोई नया सनत लगाना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, बैंक ने वही पैसा बआसानी मुझे आगे लैंड कर दिया, मैंने उससे वो सनत लगा ली। ये उस बात का जवाब है जो आप कर रहे थे कि क्या हुआ कि एक अमीर आदमी से एक तो पैसा ट्रांसफ़र हो गया, गरीब आदमी है, और पूरी इकॉनमी में वो कैश फ्लो उस बैंकारी के निज़ाम के थ्रू फैलना शुरू हो गया। अच्छा। यानी कि वो पैसा जो मईशत के अंदर आपकी एग्जिस्ट करता था, वो चंद हाथों के अंदर था या किसी बैंक के किसी लॉकर के अंदर पार्क हुआ हुआ था, अब वो मईशत के अंदर फैला। आपकी बात दुरुस्त है कि वो आदमी जिसने वो पैसा सेव किया था बैंक के पास, वो भी बैंक से एक सर्टेन इंटरेस्ट ले रहा है। अगर वो बैंक उसको 12% देता है तो बैंक आगे मुझसे 14% चार्ज करता है और 2% अपनी जेब में रख लेता है। बैंक कमाता है। मेरा फायदा ये हुआ कि मैं वो 14% जरूर दे रहा हूँ, लेकिन शायद मैंने आगे जो कारोबार कर रहा हूँ उससे मैं 20% कमा रहा हूँ, तो मैं 6% अपनी जेब में रख के बैंक को 14% दे दूंगा। हुआ क्या कि वो जो तीनों पार्टियां हैं, दे आर बेटर ऑफ। वो तीनों पार्टियां इस तरह के प्रॉफिटेबल निज़ाम में पैसे कमा सकती हैं। उसके बरक्स पाकिस्तान में क्या हुआ, ये अहम बात है। पाकिस्तान में आपको शायद नहीं पता कि कोरोना से लेके अब तक
किसी सेक्टर के पास अगर रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हैं 200%, 250%, वो पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर है। अगर आप कभी बैंकों की बैलेंस शीटें उठा के देखें तो लोग सरमायादारों की बात करते हैं, बैंकों से बड़ा सरमायादार इस मुल्क में कोई नहीं। उसकी वजह है बैंक अब सिर्फ और सिर्फ एक एंटिटी को लेंड करता है पाकिस्तान में। ये मैं आज बहुत बड़ी बात बता रहा हूं जो कोई मुआशी एक्सपर्ट नहीं बताते। बैंकों की सारे कमर्शियल प्राइवेट बैंकों की सारी लेंडिंग जो है वो सरकार पाकिस्तान को होती है, क्योंकि सरकार पाकिस्तान के ओवर द ईयर्स, अब बजट की बात पे वापस आते हैं कि बजट को पूरा करने के लिए हुकूमत जो कर्जा उठाती है, अब वो एक्सटर्नल बाहर IMF और बाहर के डेट से जो बैरूनी कर्जे हैं उन जितना ही अब तकरीबन हुजम हमारे डोमेस्टिक अंदरूनी कर्जों का हो चुका है, जो कि हम बैंक से लिए, जो हमने बैंकों से सरकार पाकिस्तान ने लिए। बिल्कुल दुरुस्त, ठीक है जी। और उसका रेट भी कोई इतना कम नहीं है कि अच्छा हमें बाहर से कर्जा महंगा मिलता था तो हमने यहां से ले लिया। सिर्फ एक बड़ा फैक्टर है एक्सेस के, यहां से सरकार को आसानी से कर्जा मिल जाता है। बैंकों ने क्या किया कि उन्होंने असद इजाज भट्ट को और ज़ोहेब सलीम भट्ट को लैंड करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि असद इजाज भट्ट अगर एक छोटा सा कारोबार करता है या ज़ोहेब सलीम भट्ट साहब कोई गाड़ियों का कारोबार करते हैं तो उसमें तो नुकसान हो सकता है। उनको पता है हुकूमत पाकिस्तान डिफॉल्ट भी कर जाए तो कभी ना कभी हमारा कर्जा वापस करेगी, तो एसेट ले लेंगे, उसका कोई एसेट उठा लेंगे। एग्जैक्टली। अगर हुकूमत के पास इतने ज्यादा एसेट्स हैं तो हुकूमत को लेंड करना कमर्शियल बैंक्स को आसान लगता है। उससे क्या होता है कि वो पैसा निकल के स्टेट बैंक के अकाउंट में चला जाता है कमर्शियल बैंक से। हुकूमत उससे अपने जो उसने एक्सटर्नल कर्जे देने हैं या उसको जो डोमेस्टिक हुकूमत ने खर्चे करने हैं, कोई स्कूल बनाना है, अस्पताल बनाना है, जो डेवलपमेंट के उसके खर्चे हैं, हुकूमत वो खर्चे करती है और उसके ऊपर सूद अदा करती रहती है बैंकों को। और बैंकों को बैठे बिठाए डिफॉल्ट उस पर होता कोई नहीं है। 14%। बैंकों के प्रॉफिट्स दिन ब दिन ऊपर जाते जा रहे हैं और जैसे जैसे इकोनॉमी में महंगाई होती है तो IMF आके आपको एक सादा बात कहती है, वो कहती है शरह सूद बढ़ा दो, मॉनेटरी बिल्कुल पॉलिसी चेंज करो, इंटरेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करो, इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सारा पैसा फिर बैंक में आ जाता है, फिर बैंकों में चला जाता है, यानी बाहर इन्वेस्टमेंट ही नहीं होती। आप और मैं पैसा बैंक में जमा कराते हैं, वो हमारा पैसा आगे हुकूमत को दे देते हैं। अच्छा एक बात और ये चल रहा है इसके ऊपर एक बार दोबारा वापस आएंगे। मैं डार साहब पे था, डारनॉमिक्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो डार साहब के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म जो सर करते थे ना, स्पेशली PTI के लोग करते थे, वो कहते थे कि ये ना एक हर चीज़ को मसनूई उन चीज़ों में रखता है। वो मेरे ख्याल से आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया कि ये क्या करते थे। उसके बाद आए मिफ्ता इस्माइल साहब। मिफ्ता इस्माइल साहब का काम करने का तरीका डिफरेंट था इनसे थोड़ा सा, और अब मिफ्ता इस्माइल साहब क्योंकि निकल के ऑपोजिशन में जा, बल्कि ऑपोजिशन की भी एक अजीब ऑपोजिशन उन्होंने बन गई है, उसमें जा चुके हैं, वो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं इनको। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल इनको बजट नहीं बनाना आता, ये बजट बना नहीं सकते, कि खुद भी पहले बजट पेश कर चुके हैं। आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? हमें वो समझा सकते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब की साइंस और लॉजिक? देखें भट्ट साहब, पाकिस्तान में ना अब वजीर खजाना का काम एक ही रह गया, वो क्या है? वो है IMF को डील करना।